में काम करते हैं। उनमें मेरे एक बहुत नजदीकी मित्र हैं डॉक्टर नेगी करके, रुड़की में हैं। वो रुड़की यूनिवर्सिटी में सीस्मोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारत सरकार को। उनसे मैंने अपील की है कि एक 25 पन्ने की छोटी सी बुकलेट वो बना रहे हैं। वो बुकलेट पहले वो अंग्रेजी में बना रहे हैं, फिर हम उसका हिंदी करने वाले हैं, फिर हिंदी के बाद उसका हम आसामी भाषा में, बंगला भाषा में और इधर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां समझे जाने वाली भाषाओं में पूरे बड़े पैमाने पर भाषांतरण करके छपाना चाहते और लाखों की संख्या में बिना किसी शुल्क के लोगों को देना चाहते। अब जैसे कच्छ के एरिया में हम चाहते हैं कि वो गुजराती भाषा में बने, आसाम में आसामी भाषा में बने, ताकि लोगों को अगली बार ये बात की मन में तैयारी रहे कि अपना घर बनाना है तो कैसा बनाना है। तो मैं आपसे जो अपील करना चाहता हूं मेरे व्याख्यान के शुरू में वो ये कि ये जो भूकंप आया है इसमें कुछ मदद तो हम तात्कालिक रूप से करें और कुछ मदद ऐसी करें जो परमानेंट रिलीफ हो, ताकि भविष्य में इस तरह के समाचार सुनने को न मिले कि भूकंप आया और उसमें 50,000 लोग मर गए। आप जानते हैं कि इस भूकंप में 50,000 लोग मर चुके हैं। 1 लाख लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनके जिंदा बचकर निकलने की अब कोई संभावना नहीं है। माने लगभग 1.5 लाख लोगों की कुल मृत्यु होगी जब आप इस रिपोर्ट को फाइनल स्टेज में सुनेंगे। भारत में ये जो भूकंप आया है, इससे बड़ा भूकंप एक ही बार आया है, वो चीन में आया था। चीन का भूकंप आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले आया था, जिसमें 8.5 लाख लोग मरे थे। तो चीन की सरकार ने जो रिहेबिलिटेशन किया अपने उस इलाके में, उसका मैंने थोड़ा अध्ययन किया है और उस अध्ययन में से मुझे 2 बातें समझ में आई। उन्होंने एक तो तुरंत इमीडिएट करने वाले काम, लोगों को खाना देना, भोजन देना, पानी देना, दवा देना वगैरह वगैरह, लेकिन जो दूसरा परमानेंट काम उन्होंने किया कि जिस इलाके में भूकंप आया वहां घरों की डिजाइन उन्होंने ऐसी करा दी है कि उसी इलाके में बहुत बार बाद में भी भूकंप आया लेकिन मरने वालों की संख्या 5, 10, 15, 20 ऐसी ही रही है। एक बार भूकंप आया, 8.5 लाख लोग मर गए। उस पर से चीन के लोगों के मन में ध्यान में आया, सरकार के मन में आया, वैज्ञानिकों को समझ में आया कि अगली बार वहां के घरों की डिजाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो भूकंप रोधी हो, माने घर गिरे, छत टूटे, मरने वालों की संख्या कम से कम हो। और आप जानते हैं इसी तरह से जापान नाम का एक देश है, वहां तो अक्सर ही भूकंप आते रहते हैं। तो जापान में भी जिस तरीके से घर बनाए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जाती है, वो टेक्नोलॉजी शायद हम हमारे देश के लोगों को समझा सकें और बता सकें, वो परमानेंट रिलीफ वर्क होगा। शायद उसी का महत्व आने वाली पीढ़ियों को समझ में आएगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि 4 तरह की मदद आप वहां करें। पहली मदद डॉक्टर, दवाओं की, दूसरी मदद कंबलों की, गर्म कपड़ों की, तीसरी मदद उनको अपना तात्कालिक रूप से आशियाना बनाने के लिए ताड़पत्री वगैरह वगैरह जो चाहिए उसकी, और आखिरी मदद ये जो बुकलेट हम बनाने जा रहे हैं, इस बुकलेट का लार्ज स्केल पर पब्लिकेशन हो। 10-20 हजार आप छाप कर दें, 10-20 हजार कोई और छाप कर दें, 50,000 आप दे सकें तो 50,000 दे दें हमें बनाकर। हम उसको गांव-गांव लोगों के बीच में जाकर उनको देना चाहते हैं और इस मुद्दे पर उनका मानसिक तैयारी कराना चाहते हैं। एक आखिरी बात इससे जुड़ी हुई जो कहना चाहता हूं वो ये कि चीन की सरकार ने जब अपने प्रांत में उनके यहां भूकंप आया तो जो भूकंप रोधी घर बनाए, या जापान की सरकारों ने जो अपने यहां भूकंप रोधी घर बनाए, उन घरों को बनाने के लिए डिजाइन कहां से मिला वो मैं आपको कहना चाहता हूं। जब मैं चीन के बारे में अध्ययन कर रहा था कि उनका जो सबसे बड़ा भूकंप 8.5 लाख लोगों की मृत्यु का, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने और जापानीज गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरे घर बनाने की प्रेरणा महात्मा गांधी के घर से मिली। महात्मा गांधी का कौन सा घर? महात्मा गांधी के 3 घर हैं। एक घर उनका पोरबंदर, जहां पर उनका जन्म हुआ, आप में से शायद बहुत लोगों ने देखा होगा। दूसरा उनका जवानी का घर, जहां पर वो जवान हुए, पढ़ाई की, वो राजकोट में, धर्मेंद्र रोड है एक राजकोट में, आप में से शायद कई लोग गए होंगे, वहां पर उनका घर है। तीसरा घर महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, वो भी आप में से कई लोगों ने देखा। एक आखिरी घर और है महात्मा गांधी का, वो सेवाग्राम आश्रम नागपुर के पास। मैं भी सौभाग्य से वहीं रहता हूं इस समय। महात्मा गांधी के घर के नजदीक ही मेरी कुटिया है सेवाग्राम आश्रम में। सेवाग्राम आश्रम का घर जो महात्मा गांधी का बना हुआ है, उसे देखने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, स्टैंडिंग ऑफर, आप कभी भी वहां आइए।
लगे तो कभी आपके लॉयंस क्लब की कोई कॉन्फ्रेंस वहां आयोजित करिए। मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूं। दुनिया के पता नहीं हजारों आर्किटेक्ट आए हैं वो घर देखने के लिए, और सबने उसको एक ही सर्टिफिकेट दिया है कि भूकंप से बचने के लिए इससे अच्छा डिजाइन नहीं हो सकता पूरी दुनिया। अच्छा, और एक मजे की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो घर जो गांधी जी ने डिजाइन किया वो खुद किया, किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन नहीं किया, महात्मा गांधी ने डिजाइन किया। और महात्मा गांधी ने उस घर का डिजाइन करते समय जो मन में कल्पना की थी उसका उन्होंने वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया है। उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने जब ये घर बनाने का फैसला किया तो उसमें 3 शर्त मैंने लगाई अपने ऊपर। पहली शर्त यह कि मेरा घर 500 रुपए में बनना चाहिए, 1 रुपया उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 501 रुपए लगा तो मैं कान खींचूंगा कार्यकर्ताओं के, 499 लगा तो मुझे खुशी होगी। पहली शर्त यह कि घर बनाने में कुल खर्चा 500 रुपए होना चाहिए। और यह बात कब की है? 1936 की। 1936 में गांधी जी का वो घर बनकर तैयार हुआ। तो पहली शर्त यह कि वो घर पूरा 500 रुपए में बनना चाहिए। दूसरी शर्त उस घर की ये कि उस घर को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो जहां घर बनता है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में से ही आना चाहिए। उस गांव के 20 किलोमीटर के बाहर की कोई भी वस्तु घर में नहीं लगेगी। दूसरी शर्त ये उसकी। और तीसरी और आखिरी शर्त ये गांधी जी ने लगाई थी कि घर के अंदर मैं जहां भी बैठूं मुझे आसमान दिखाई देना चाहिए। मैं घर के अंदर किसी भी स्थान पर बैठूं मुझे सीधे आकाश का दर्शन होना चाहिए। अब ये 3 शर्तों के आधार पर गांधी जी ने देश के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को बुलाया कि अब आ जाओ और मेरे घर का डिजाइन बना दो। पहली शर्त कि 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा। दूसरी शर्त कि 20 किलोमीटर आगे का कोई सामान मेरे घर में नहीं लगेगा। और तीसरी और आखिरी शर्त कि मैं घर में कहीं भी बैठ जाऊं जाकर मुझे सीधा आकाश दिखना चाहिए। तो जितने भी आर्किटेक्ट आए सब फेल हो गए। सबने गांधी जी को कहा कि माफ करिए हम आपके घर का डिजाइन नहीं कर सकते। फिर उसमें जर्मनी के कुछ आर्किटेक्ट आए जो गांधी जी को जानते थे और उनको मानते भी थे। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, वो भी फेल हो गए। फिर उसके बाद पता चला कि कुछ अमेरिकन आए, उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, वो भी फेल हो गए। फिर सबको चिंता होने लगी कि ये घर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा चिंता थी जमनालाल बजाज जी को, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ये जो 500 रुपया लगेगा वो तुम देने वाले हो। तो जमनालाल बजाज जी ने कहा कि बापू आप 500 रुपए की बात करते हैं, मेरा ब्लैंक चेक आपके पास हमेशा पड़ा रहता, उसमें क्या तकलीफ है। आप जानते हैं बजाज जी का ब्लैंक चेक हमेशा गांधी जी के पास रहता था। वो जो रकम भर के उसको साइन कर देंगे वो उनके पास आ जाएगी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि वो ब्लैंक चेक तो देश के लिए, मेरे लिए जो घर बनता वो 500 रुपए, तो ये तुम्हें देना है, इसकी व्यवस्था। तो जब सब आर्किटेक्ट फेल हो गए, परेशान हो गए, बजाज जी को बहुत तकलीफ हो गई। अब वो कहने लगे कि फिर बापू घर वर बनेगा नहीं बनेगा, एक झोंपड़ा बना लो यहां पर। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने अपने घर का डिजाइन तैयार किया और वो डिजाइन जो वो चाहते थे वो बन गया। आप कभी भी आइए उस घर को देखने के लिए, वो आज भी सुरक्षित है। उस घर में जितना भी रॉ मटेरियल लगाया गया है वो सब सेवाग्राम से 20 किलोमीटर दूर के गांव से लाया गया। दूसरा, उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं लगा है जो 20 किलोमीटर से आगे जाकर लाना पड़ा हो। और उस घर को बनाने का कुल खर्चा 499 रुपए 50 पैसे ही आया है। 500 रुपए में भी 50 पैसा बच गया था। और तीसरी शर्त कि आप उस घर में अंदर कहीं भी जाकर बैठ जाइए, आपको सीधे आकाश का दर्शन होगा। तो अब आप पूछोगे वो घर कैसा है, उसी के लिए मैं इनविटेशन कर रहा हूं आपको कि आप आइए सेवाग्राम आश्रम में, कभी आपकी कॉन्फ्रेंस करिए, उस घर का दर्शन करिए। और एक बार उस घर का दर्शन आप कर लें तो फिर उसका दर्शन दूसरों को कराइए, ये मैं चाहता हूं। और वो घर मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से बनाया हुआ घर है। दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हुआ जिसका नाम था इवान इलिच। उसने गांधी जी के घर के बारे में लिखा है कि मैंने दुनिया के 50 सैकड़ों हजारों कंस्ट्रक्शंस देखे हैं, ऐसा अद्भुत कंस्ट्रक्शन मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं। दुनिया का उस जमाने का बेस्ट क्वालिटी आर्किटेक्ट जो माना जाने वाला आदमी, उसकी ये टिप्पणी है गांधी जी के घर के बारे में। तो मैं ये चाहता हूं, ये भूकंप से जुड़ता है। गांधी जी ने जब घर की निर्माण की रचना की तो उनको किसी ने कहा कि गांधी जी ये इलाका भी सीस्मिक जोन है, गांधी जी का घर जहां पर है वहां भी
टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं और वो सीस्मिक जोन है।